So, welcome to the lecture. In this particular lecture, we will be talking about Newton ring interference. How do we get Newton rings as interference pattern? Before we reach to the point where we discuss Newton rings, I will quickly review two cases where we get interference pattern by the splitting of amplitude. हम लोगों ने इससे पहले जितने भी केसेस पढ़े थे जहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ या आप लोग जो दो डिफरेंट सोर्सेज स्प्लिटिंग ऑफ वेव फ्रंट से बनाते हो। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म था, आप लोगों के पास फ्रेनेल्स टू मिरर एंड आपके पास लॉयड्स सिंगल मिरर। इन तीनों केसेस में इधर आपके पास कंप्लीट रिफ्रैक्शन होता है। फॉर एग्जांपल फ्रेनल्स बाइप्रिज्म के केस में आपके पास कंप्लीट रिफ्रैक्शन हो रहा है एंड आपके पास जितने भी मिरर सेटअप है आपके पास, चाहे फ्रेनल बाइप्रिज्म हो और इधर लॉयड्स सिंगल मिरर, यू आर हैविंग अ कंप्लीट रिफ्लेक्शन। ओके, तो किसी भी केस में, इन तीनों केसेस में कभी भी आपके पास जो इंटेंसिटी है या एम्पलीट्यूड का स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है। स्प्लिटिंग आपका तब होता है व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन अ सर्फेस एंड दैट लाइट रे, some part of it's getting reflected and the other part it's getting refracted and then reflected. In that case आप लोगों का जो intensity है it gets split into two parts. One is being reflected and other one is which is being transmitted into the other medium. In that case you get स्प्लिटिंग ऑफ एम्पलीट्यूड। ओके, ये भी एक तरीका है जिससे कि आप दो कोहेरेंट सोर्स जनरेट कर सकते हो। ओके, द आइडिया इज दैट किसी भी इंटरफेरेंस पैटर्न को सस्टेन करने के लिए आपके पास जो सोर्सेस चाहिए होंगे जिसकी वजह से आपके पास इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, वो सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए। इन अदर वर्ड्स, ऐसे सोर्सेस जिनका फेज डिफरेंस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम और रिमेन्स कॉन्स्टेंट ओवर टाइम। ठीक है, वी नो दैट कि नो रियल सोर्स इन द रियल वर्ल्ड इज कोहेरेंट। ठीक है, each source has its coherence time and coherence length. So we are talking about जो भी हम लोग coherent source की बात कर रहे हैं वो एक within coherent length और एक within coherent time के अंदर उस source को coherent रहने की बात कर रहे हैं। ठीक है, so this is implied because we know that। और जब भी हम लोग coherence की बात करेंगे we are talking about coherence within a coherent within a time limit which is your coherent टाइम ऑफ द सोर्स। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो केस आता है जहाँ पे एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज योर व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन अ ग्लास स्लैब। ठीक है, और आपकी जो लाइट है वो किसी मीडियम नंबर वन, मान लीजिए लेट्स कॉल इट मीडियम नंबर वन से किसी मीडियम नंबर टू। अभी के लिए यू कैन इमेजिन कि ये मीडियम नंबर वन आपका एयर है, मीडियम नंबर टू आपका ग्लास है, दैट इज अ ग्लास स्लैब जिसके आपके पास दो मैं इंटरफेस बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये एयर और ग्लास के बीच का ये इंटरफेस है एंड अगेन ग्लास एंड एयर का ये वाला इंटरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ। और आपके पास जो थिन फिल्म है, ठीक है, हम लोग इमेजिन करेंगे कि अभी टी इज क्वाइट स्मॉल बट स्टिल आपके पास जो ये थिन फिल्म है उसका थिकनेस टी हर जगह कांस्टेंट है, तो इसे कांस्टेंट थिकनेस शीट और आप लोग थिन फिल्म इसे बोलते हो। यहाँ पे जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आपके पास वन पार्ट ऑफ द एम्पलीट्यूड विल बी रिफ्लेक्टेड, जहाँ पे आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द क्लास, वेन एवर द लाइट इट्स रिफ्लेक्टेड बाय ऑप्टिकली डेंसर फ्रॉम द सरफेस ऑफ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, देयर इज अ फेज शिफ्ट। ओके, आप लोगों की जो लाइट यहाँ से इंसिडेंट लाइट आ रही है और जो आपके पास रिफ्लेक्टेड लाइट जाएगी, एग्जैक्टली इस पॉइंट के बाद वहाँ पे एक एब्रप्ट फेज शिफ्ट होता है। एब्रप्ट का मतलब है कि कंटिन्यूस नहीं है, एकदम एकदम आपका इस जाने वाली वेव जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसके फेज में पाई बाय टू का सॉरी पाई से आपका फेज शिफ्ट होता है। और अगर आप लोग वेव लेंथ के फॉर्म में उसे देखना चाहते हैं या पार्ट डिफरेंस के फॉर्म में तो लैम्डा बाय टू का। ओके, तो रिफ्लेक्टेड लाइट, जो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड लाइट आपका ग्लास के सरफेस या किसी भी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वहां पे फेज शिफ्ट जो होता है वो एब्रप्ट फेज शिफ्ट पाई का होता है। और अगर आप लोग पार्ट डिफरेंस लिखना चाहते हैं तो पार्ट डिफरेंस आता है आपका लैम्डा बाय टू का। ओके, अब जब लाइट आपकी वन पार्ट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड, द अदर पार्ट इज डेफिनेटली बीइंग ट्रांसमिटेड इनटू द मटेरियल। आपके पास जैसे ग्लास के अंदर लाइट वो है ट्रांसमिट हो रही है, बट यूजुअली हम लोग जब आप लोग 11 12 में ये चीज़ें पढ़ते थे तो आप लोग क्या इमेजिन करते हो कि आपके पास पहली बात तो हम लोग ये जब रिफ्रैक्शन पढ़ते थे तो हम लोग रिफ्लेक्टेड रे की बात नहीं करते। ठीक है, यूजुअली एनी इंटरफेस, अगर आप लोगों ने वेव्स कंप्लीटली पढ़ा था तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि एनी वेन एवर द वेव विच इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम जिसका इम्पिडेंस अलग है और टू अदर मीडियम जिसका इम्पिडेंस पहले वाले मीडियम से अलग है, तो हमेशा वहाँ पे कुछ जो एम्पलीट्यूड है वो रिफ्लेक्ट होता है एंड कुछ एम्पलीट्यूड आपको ट्रांसमिट होता है। अगेन इस केस में इंपीडेंस की जगह आप लोगों के पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस है, राइट। इसका रिफ्रैक्टिव ऊपर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, मीडियम नंबर जो बीच में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। सो यू एक्सपेक्ट कि आपके पास कुछ हमेशा रिफ्लेक्शन होगा, 100% ट्रांसमिशन नहीं होता। ठीक है, तो कुछ पार्ट इज बीइंग ट्रांसमिटेड एंड द पार्ट वी हैव रिफ्लेक्टेड मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, जो पार्ट ट्रांसमिट होगा उसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा। एंड अब जब वो लाइट आप लोगों के पास अगेन इस इंटरफेस पे पहुंचती है
अगेन इस इंटरफेस पे क्योंकि आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस अलग हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका ग्लास का था और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का है, ठीक है। तो आपके पास अगेन आप दो मीडियम्स के बाउंड्री पे जब आते हैं तो वहाँ पे आपके पास अगेन एक पार्ट रिफ्लेक्ट होगा जो कि मैं यहाँ से शो कर रहा हूँ, एंड एक पार्ट ट्रांसमिट होगा, ठीक है। अब इस केस में द रिफ्लेक्टेड लाइट विल नॉट हैव एनी फेज शिफ्ट बिकॉज आप लोगों की जो लाइट है वो एक ऑप्टिकली लाइटर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उस केस में आप लोगों के पास कोई फेज शिफ्ट नहीं होता। एंड सिमिलरली आप लोग ये चीज़ आगे फॉलो कर सकते हो कि देयर विल बी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस और मल्टीपल ट्रांसमिशंस। आइडिया ये रहता है कि ईच रिफ्लेक्शन और ईच ट्रांसमिशन से, क्योंकि आपका एम्पलीट्यूड स्प्लिट हो रहा है, तो हर बार जब ये लाइट ट्रांसमिट हो रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद उसका एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी बहुत शार्पली डिक्रीज करती है। तो हम लोग जो इंटरफेरेंस पैटर्न देखना चाहते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऊपर जो कि इन जो रेज के बीच में है इनके बीच में इंटरफेरेंस पैटर्न अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और वी कॉल देम इंटरफेरेंस पैटर्न बाय रिफ्लेक्टेड लाइट, एंड द वंस विच आर बीइंग ट्रांसमिटेड आप लोग बोलते हो कि इंटरफेरेंस पैटर्न बाय ट्रांसमिटेड लाइट। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग दो जो कि स्टार्टिंग के दो आपके पास रिफ्लेक्टेड एंड दो रिफ्रैक्टेड या ट्रांसमिटेड लाइट्स हैं उनके अलावा बाकी के लाइट्स को कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि उनका इंटेंसिटी हर रिफ्लेक्शन के बाद सिग्निफिकेंटली डिक्रीज होता है, तो इवन दो दे पार्टिसिपेट इन इंटरफेरेंस पैटर्न बट उनका रोल बहुत ही कम हो जाता है क्योंकि वो इंटेंसिटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ही कम है। तो वी कैन फॉर सिंप्लिसिटी वी कैन नेग्लेक्ट देम, एंड ऑल्सो इन द केस ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट वी विल नेग्लेक्ट ऑल द अदर लाइट्स विच आर कमिंग आफ्टर द फर्स्ट टू लाइट्स। ओके, here since I have already discussed this case in the class, so मैं सीधा रिजल्ट पे यहाँ पे आता हूँ क्योंकि इस लेक्चर का मेन पर्पज थिन फिल्म्स नहीं है। we want to understand न्यूटन रिंग्स because this thing is already discussed in the class. So here we know that स्टार्टिंग की जो आपके पास रिफ्लेक्टेड जो दो लाइट्स हैं उनके बीच में जो फेज डिफरेंस या सॉरी पाथ डिफरेंस निकल के आता है, दैट पाथ डिफरेंस इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2nt। n is the refractive index of this material जो कि यहाँ पे ग्लास आपके 2nt, and then it is cos r प्लस लैम्डा बाय 2, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड लाइट्स के लिए, ऊपर की दो लाइट जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस सॉरी पाथ डिफरेंस निकल के आता है दैट इज दिस। रिमेंबर लैम्डा बाय 2 यू आर एडिंग बिकॉज देयर इज ऑलरेडी द रिफ्लेक्टेड लाइट जो फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्ट होगी उसमें ऑलरेडी इनिशियली ही आपके पास एक पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस्ड है, सो यू हैव टू कॉम्पनसेट इट बाय एडिंग दिस पार्ट। Okay, now since we know that the condition for maxima and minima from the Young double slit experiment, we know that the condition for maximum interference, yeah, constructive interference or destructive interference is given by, so you will be getting maximum intensity when path difference is given by m lambda, where m is an integer, lambda is the wavelength of the incident light, ठीक है। we are assuming कि हम लोग अभी सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट से डील कर रहे हैं और ऐसी लाइट्स का फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा constant है। okay, we are not dealing with white light which is a mixture of like waves of different lambda or different frequency। okay, so हम लोग एक lambda से डील कर रहे हैं and we know that in that case आपके पास मैक्सिमा तब आता है जब आपके पास पाथ डिफरेंस हो m टाइम लैम्डा हो। बट इन दैट केस अगर आप लोग रिलेशनशिप निकालना चाहें तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको यू हैव टू इक्वेट इट लाइक दिस। ये आपके पास m लैम्डा मैक्सिमा देगा, ठीक है, लेट्स कॉल इट मैक्सिमम इंटेंसिटी, एंड आपके पास हाफ या ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ आपको क्या देता है, मिनिमा, ठीक है। दिस इज द मिनिमम वैल्यू। अगर आप लोग यहाँ से इस रिलेशनशिप को सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप लोग ये लैम्डा बाय 2 को ऑपोजिट साइड ले जा सकते हैं, तो यू हैव 2nt cos r। ओके, मैंने आर आपको आर के बारे में नहीं बताया, आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, आप लोग अगर यहाँ से नॉर्मल में ड्रॉ करूँ तो यहाँ से आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकल के आएगा, एंड देन इफ वी टेक द लैम्डा टू द अदर साइड, एक्चुअली आपके पास जो अभी इनिशियली मैक्सिमम एंड मिनिमम की कंडीशंस है वो फ्लिप हो जाएंगी। अब आप लोग इसे चेक कर सकते हो, आपके पास अब कंडीशन ये है, एंड यहाँ पे अगर आप लोग अगेन लैम्डा बाय 2 ऐड करोगे तो यू कैन प्रूव इट दैट इट टर्न्स आउट टू बी m टाइम लैम्डा। रिमेंबर आपके पास एक्चुअली यहाँ पे m प्लस 1 लैम्डा आएगा, बट सिंस m इज इंटीजर एंड m1 प्लस m प्लस 1 ऑल्सो इंटीजर, तो आप लोगों को अलग से m प्लस 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप m टाइम लैम्डा लिख सकते हो क्योंकि m इज इंटीजर एंड m प्लस 1 इज इंटीजर, सो डज नॉट मैटर, आप लोग m प्लस 1 को m लिख सकते हो क्योंकि कंडीशन विल रिमेन द सेम। तो इन दिस केस यू कैन सी कि आपके पास रिफ्लेक्टेड लाइट्स की कंडीशन जो है जहाँ मैक्सिमम मिनिमम की वो फ्लिप हो जाती है। रिमेंबर फेज जो पाथ डिफरेंस है वो उसमें कंडीशन में ये सेम रहेगा, बट अगर आप लोग उसे 2nt cos r से कंपेयर करना चाहोगे तो आपके पास
क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे फेज शिफ्ट या पाथ डिफरेंस ऑलरेडी है एक जो इनिशियली रिफ्लेक्टेड लाइट में, उसकी वजह से आपके पास जो कंडीशंस आनी चाहिए थी उससे आपके पास उल्टे आ रही हैं। बट इन द केस ऑफ योर ट्रांसमिटेड लाइट्स, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई फेज शिफ्ट ऑलरेडी इन दोनों लाइट्स में नहीं है, तो उस केस में आप लोग ये वेरीफाई कर सकते हो कि आपके पास जो कंडीशंस आएंगी ट्रांसमिटेड लाइट के इंटरफेरेंस में, सो यू विल हैव दिस, क्योंकि वहाँ पे π/2 का ये एक्स्ट्रा टर्म नहीं होगा, तो आपके पास सेम कंडीशन जो पहले थी वो आएंगी। एंड यू कैन सी इन द केस ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड लाइट्स, जो आपके पास मिनिमम इंटेंसिटी एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस की जो कंडीशन है वो दोनों आपस में स्विच हो जाती हैं, ठीक है। तो इस केस में ये आपके पास ये मैक्स है, ये मिन है। बट इन द केस ऑफ योर ट्रांसमिटेड लाइट्स, दिस इज योर मैक्स इंटेंसिटी, दिस इज योर मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है। तो अभी मैं एक बार वेरीफाई या मतलब प्रॉपर्ली से लिख देता हूँ। सो दिस इज योर रिफ्लेक्टेड लाइट्स, रिफ्लेक्टेड यू कैन से कि रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए, ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट इंटरफेरेंस के लिए, रिफ्लेक्टेड इंटरफेरेंस जो इंटरफेरेंस बाय रिफ्लेक्टेड लाइट, लेट्स से कॉल इट इंटरफेरेंस बाय रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। एंड दिस इज योर इंटरफेरेंस बाय ट्रांसमिटेड, okay. Usually we only see most of the time by reflected lights, क्योंकि यूजुअली किसी भी मटेरियल के नीचे हम लोग कोई और क्या कहते हैं ब्लैक बॉक्स पुट कर देते हैं ताकि आपके पास ये ट्रांसमिटेड लाइट का इंटरफेरेंस पैटर्न निकल के ना आए। बट यूजुअली दिस इज आपके थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास दोनों हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि जहाँ आपके पास रिफ्लेक्टेड जो रेज आ रही हैं उनसे क्या इंटरफेरेंस पैटर्न निकल के आ रहा है, एंड आपके पास जहाँ पे ट्रांसमिटेड लाइट है उनका इंटरफेरेंस पैटर्न क्या है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो कि दोनों के केसेस में आपके पास दो अलग अलग कंडीशंस आ रही हैं, मतलब दोनों आप लोग कंपेयर करें तो दोनों में आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम कंडीशन आपस में स्विच कर रहा है। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ कि आपके पास फर्स्ट जो लाइट रिफ्लेक्टेड है दैट हैज ए फेज शिफ्ट ऑफ पाई, और पार्ट डिफरेंस जो इनिशियल पार्ट डिफरेंस है वो λ/2 है, ठीक है। नाउ ये इंटरफेरेंस पैटर्न हमें नजर कैसे आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका शेप क्या होगा। अभी हम लोगों ने सिंपली एक रे की बात की थी, बट रियलिटी में इफ यू आर कंसिडरिंग द सिचुएशन इन 3D, ठीक है, इन 3D एनी पॉइंट सोर्स विल एमिनेट एनी रे, जो उसके वहाँ से किसी भी पॉइंट सोर्स से जो रे प्रोड्यूस होगा वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ना जाके वो मल्टीपल डायरेक्शन में आपके पास लाइट रेस निकलेंगी, ठीक है। तो एज यू कैन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मैटर कर रही हैं कि आप लोगों के पास पार्ट डिफरेंस किन फैक्टर्स पे वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 इज अ कांस्टेंट एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज अ कांस्टेंट। अगर आपने एक मटेरियल चूज कर दिया तो उसका एन विल बी फिक्स्ड, राइट। एंड टी, क्योंकि आप लोग थिन फिल्म की बात कर रहे हैं तो टी इज नॉट चेंजिंग, तो आपका टी भी फिक्स्ड है। द ओनली थिंग्स विच इज वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल इज आर, जो कि चेंज हो सकता है, राइट। Remember, there is a particular relationship between I and R. You know that from Snell's law that sin I upon sin R is given as like it gives the refractive index of the material, right? तो अगर आपका ये refractive index of the material already fixed है, और then there is a very clear relationship between कि अगर आपको angle of refraction पता है तो आप लोग angle of incidence निकाल सकते हो, right? So you can say कि even हालांकि part difference आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का फंक्शन दिख रहा है, बट वो एंगल ऑफ इंसिडेंस का भी फंक्शन है क्योंकि वो दोनों आपस में कनेक्टेड है। सो फॉर अ गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस योर पाथ डिफरेंस इज फिक्स्ड। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए ये आपका पॉइंट सोर्स है और जो नीचे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, लेट्स ड्रॉ ए बॉक्स, ठीक है। तो आप लोग इमेजिन कीजिए कि ये आपका थिन फिल्म है, ठीक है। मैं इसे थिन फिल्म की तरह ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैं इसका थिकनेस ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए, बस लेट्स इमेजिन कि ये आपका थिन फिल्म है, लाइट यहाँ से आएगी और हम लोग सिर्फ रिफ्लेक्टेड लाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं अभी, जो नीचे ट्रांसमिटेड लाइट इंटरफेरेंस के बारे में आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो इजीली, ठीक है। इसी के बेसिस, इसी डिस्कशन के बेसिस पे आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ जाएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड, अगर ये आपका पॉइंट सोर्स है तो अगर आप लोग इंटरफेरेंस पैटर्न देखना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइट यहाँ से निकलेगी वो आपके पास हर डायरेक्शन में जा रही है, और यू नो दैट कि पार्ट डिफरेंस इज कांस्टेंट फॉर, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर आप फिक्स रखते हो तो आपका पार्ट डिफरेंस भी फिक्स्ड हो जाएगा, राइट, क्योंकि आपका 2 एंड टी आपका फिक्स्ड है, एंड इफ यू फिक्स एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट विल बी पार्ट डिफरेंस विल बी फिक्स्ड। नाउ लेट्स आस्क कि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को फिक्स रखता हूं तो आपका जो लाइट का जो शेप आएगा वो क्या आएगा। यू नो दैट लाइट यहाँ से हर डायरेक्शन में जा रही है, तो अगर आप लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को फिक्स रखते हो तो एक्चुअल में एक कोनिकल शेप बनेगा, कि इमेजिन कीजिए कि एक कोन शेप में लाइट, जो लाइट की रेज हैं उन सभी का एंगल ऑफ इंसिडेंस फिक्स रहेगा। अब जैसे ही मैं इस कोन का शेप को थोड़ा सा वाइड करता हूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी वाइड होगा, राइट। तो पर ईच टाइम अगर आप लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को फिक्स रखते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास आई है और यहाँ पे आई प्राइम है, एज यू कैन सी कि आई इज लिटिल स्मॉलर देन आई प्राइम, जैसे ही आप लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हो तो वो कोन का शेप भी बढ़ता है, ठीक है। एंड अगर वो कोनिकल शेप में फॉल कर रहा है तो नीचे वो बेस पे वो एक सर्कुलर शेप पे सारी की सारी लाइट इंसिडेंट करेंगी, और उस सर्कुलर शेप से वो सारी की सारी लाइट्स बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ आपके पास क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन लागू होगा। यहाँ पे आपके पास अगेन लेट मी
रिमूव दिस पार्ट। तो ये अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस था तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका आई ही रहेगा, राइट। तो अगर सर्कुलर शेप में लाइट फॉल कर रही है, एंड वी नो दैट सर्कुलर शेप में जो लाइट फॉल करेंगी उन सभी का एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम रहेगा, और रिफ्लेक्टेड लाइट्स जो यहाँ पे होंगी, तो वो सारी की सारी जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स होंगी वो इंटरफेरेंस जो पैटर्न बनाएंगी, उन सभी का जो पार्ट डिफरेंस है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए जो लाइट एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस से फॉल कर रही है, दैट इज मेकिंग अ मिनिमा। मान लीजिए रिफ्लेक्टेड लाइट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में आप लोगों को पता है कि मिनिमा कब आएगा इस केस में। तो अगर किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये पूरा की पूरी वैल्यू एम लैम्डा के बराबर हो रही है तो आपके पास मिनिमा मिलेगा। एंड यू नो दैट कि अगर इस कोन के शेप पे सभी की सभी का एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो सभी की सभी लाइट जो है वो मिनिमा ही देंगी। और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सर्कुलर शेप में जो लाइट्स फॉल करेंगी वो ऊपर जाके, अगर किसी आप फोटोग्राफिक प्लेट पे इंटरफेरेंस पैटर्न को देखने की कोशिश कर रहे हो, तो वो जो पैटर्न बन के आएगा वो आपके पास एक रिंग शेप में या सर्कुलर शेप में बन के आएगा, ठीक है। और जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हो तो थोड़ा आगे जाके यू विल गेट मैक्सिमा। अगेन वो मैक्सिमा एक कोनिकल शेप में आएगा, मतलब कोनिकल शेप में लाइट फॉल करेंगी और नीचे वो सर्कुलर शेप में आएगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो आपको ऊपर फोटोग्राफिक प्लेट पे अगेन आपको एक मैक्सिमा देगा। तो यू एक्सपेक्ट कि इस केस में आपके पास जो इंटरफेरेंस पैटर्न निकल के आएगा दैट विल बी इन सर्कुलर रिंग्स, ठीक है। रिंग शेप में आपके पास असल में क्या कहते हैं पैटर्न निकल के आता है। इट लुक्स समथिंग लाइक, let me show you how the interference pattern looks in this case. यस दिस, ठीक है। तो अगर रियलिटी में आप लोग सोर्स को हमेशा क्या कहते हैं इस थिन फिल्म के ऊपर नहीं रखते, क्योंकि वो अगर आप लोग सोर्स यहाँ पे रखोगे तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो मैं आपको रियल डायग्राम्स दिखा रहा हूँ। तो आप लोग सोर्स को हमेशा साइड में रखते हो और आप यहाँ पे एक ग्लास प्लेट एक 45 डिग्री के एंगल पे रखोगे, जो ग्लास प्लेट कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करता है और कुछ पार्ट ट्रांसमिट होने देता है, ठीक है। इसको बीम स्प्लिटर बोलते हैं आप लोग। तो आपके पास ये एक लाइट यहाँ से आएगी, इस बीम स्प्लिटर से वो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगी एंड दैट विल एक्ट लाइक अ सोर्स, और यहाँ पे पढ़ने के बाद अगेन वही आपके पास यही है कि आपके पास जो लाइट यहाँ से इस थिन फिल्म के अंदर जाके, और कुछ आप लोग देख रहे हैं कि सरफेस से ऊपर से टकरा के वापस निकल रही है और कुछ अंदर जाके वापस आएंगे, ठीक है। तो वो आपके पास रिफ्लेक्टेड इंटरफेरेंस पैटर्न है, रिफ्लेक्टेड लाइट का इंटरफेरेंस पैटर्न आपके पास। अब वो रिफ्लेक्टेड लाइट्स यहाँ से टकरा के अंदर जा रही हैं, क्योंकि ये बीम स्प्लिटर है तो वो लाइट को क्रॉस होने देगा। यहाँ जाने के बाद वो ऊपर एक फोटोग्राफिक फिल्म पे आपके पास सर्कुलर फ्रिंजेस क्यों बना रही है, यू ऑलरेडी नो दैट, क्योंकि सर्कुलर ईच सर्कल जो आपके पास चाहे वो डार्क हो चाहे वो ब्राइट हो, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ फिक्स्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे पार्ट डिफरेंस सेम रहेगा, और आपको पता होता है कि एक जो चाहे आपके पास मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा है, वो पर्टिकुलर जो फ्रिंज होता है वो एक पार्ट डिफरेंस पे दैट टेल्स यू द फिक्स्ड पार्ट डिफरेंस, राइट। मतलब इस पूरे रिंग पे पार्ट डिफरेंस वो मिनिमा की कंडीशन पे होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ यू नो दैट हमें रिफ्लेक्टेड लाइट का पार्ट डिफरेंस का कंडीशन पता है कि दैट शुड बी m टाइम्स लैम्डा, ठीक है। m टाइम्स लैम्डा होना चाहिए। तो इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर केस, तो मान लीजिए जो फर्स्ट मिनिमा है जो कि अंदर डार्क है, तो वहां के केस में आपके पास क्या होना चाहिए m0, राइट। m0 टाइम्स लैम्डा। सेकंड केस में m1 टाइम लैम्डा पार्ट डिफरेंस होगा। इस पूरे रिंग के ऊपर जो आपके पास पॉइंट्स है उन सभी का जो दो रेज मिलके आपके पास ये ब्लैक रिंग बना रही है उनका पार्ट डिफरेंस होगा 1 टाइम लैम्डा। एंड सेकंड वाले केस में 2 टाइम लैम्डा एंड 3 टाइम लैम्डा एंड सो ऑन, ठीक है। एंड यू नो दैट कि ये जो चीज है पार्ट डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। तो आप लोगों के पास जो रिंग निकल के आ रहा है वो एक फिक्स्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आ रहा है, तो वी कॉल देम फर्स्ट ऑफ ऑल इन फ्रिंजेस को हम लोग कहते हैं हेडिंजर फ्रिंजेस, ओके। एंड यू कैन सी आई विल शो देम। हेडिंजर फ्रिंजेस कहते हैं एट द सेम टाइम फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन, ठीक है। इंक्लिनेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सारी की सारी जो लाइट्स हैं वो अगर आपके पास जो एक रिंग है, एक जो फ्रिंज आपके पास निकल के आ रहा है वो फ्रिंज एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिक्स्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस की वजह से बन रहा है। जैसे ही आप लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कम या ज्यादा करोगे, आपके पास या तो ब्राइट अगेन एक ब्राइट फ्रिंज आएगा, वो भी एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को, एक कोनिकल शेप में जो लाइट निकल रहा है उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो इसलिए दीज फ्रिंजेस आर कॉल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंजर फ्रिंजेस, ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है, एंड आप लोग इन्हें फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन भी बोलते हो, ठीक है। क्योंकि एक इंक्लिनेशन या एक एंगल ऑफ इंसिडेंस की वजह से, इंक्लिनेशन का मतलब है कि किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे वो फॉल कर रही है, ठीक है, इंक्लाइन। सो इट्स टेलिंग यू कि किस एंगल पे वो फॉल कर रही है। तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपके पास कोनिकल शेप में लाइट आ रही है और वो एक यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म पे इस क्या कहते हैं इस थिन फिल्म पे पड़ रही है, और इस सर्कुलर शेप की वजह से ही वो ऊपर जाके एक सर्कुलर रिंग बना रही है, ठीक है। तो जो ये रिंग्स हैं, ईच फ्रिंजेस कॉरेस्पॉन्ड्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिक्स एंगल ऑफ इंसिडेंस और फिक्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो इसलिए इनको आप लोग फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन बोलते हो, ठीक है।
ओके, नाउ बिफोर आई मूव ऑन, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए कि आप लोग क्योंकि यहाँ पे अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट पड़ रही है, राइट? तो आपके पास या तो डार्क फ्रिंज आएगा या तो ब्राइट फ्रिंज आएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका पार्ट डिफरेंस क्या है। क्योंकि आई चेंज हो रहा है तो आपका आर चेंज होगा, तो आपके पास अलग अलग आई एंड आर के लिए या तो मैक्सिमा या मिनिमा या उनके बीच की कुछ वैल्यू निकल के आएगी और आपके पास फ्रिंजेस जनरेट होंगे। आई हैव वन क्वेश्चन कि मान लीजिए अगर आप लोग लाइट को नॉर्मली इंसिडेंट करते हो, ठीक है? नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है, लेट्स क्विकली आई आस्क यू, अगर आपके पास कोई भी मान लीजिए ग्लास का ब्लॉक है, यू नो दैट कि अगर हम लोग इसे स्टडी कैसे करते हैं कि आपका अगर नॉर्मल है, अगर कोई भी लाइट आपके पास इंसिडेंट होती है किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस से, एंड वहाँ पे आपके पास एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकल के आता है, राइट? तो वहाँ पे दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड यू नो दैट साइन आई अपॉन साइन आर गिव्स यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल। बट इफ यू हैव, मान लीजिए कि ये किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस से ना पढ़ के अगर आप लोग इस लाइट को, मान लीजिए आप नॉर्मली इंसिडेंट कर रहे हो, मान लीजिए मैं सीधा ऊपर से इंसिडेंट करता हूं, तो उस केस में आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस आप नॉर्मल से बना रहे हो, अगर वो लाइट नॉर्मली ही पड़ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका जीरो होगा, एंड फ्रॉम डेफिनेशन आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपका जीरो ही होगा, ठीक है? देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन इन दैट पर्टिकुलर केस। सो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस थिन फिल्म के केस पे अगर आप लोग लाइट को नॉर्मली इंसिडेंट की करोगे, ओके, अगर आप लोग इसे नॉर्मली इंसिडेंट करते हो तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कॉस आर जीरो, सॉरी आर जो है वो जीरो होगा, रिमेंबर, क्योंकि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा, एंड कॉस जीरो इज वन, तो यू गेट फाइनली पार्ट डिफरेंस आपके पास क्या निकल के आएगा नॉर्मल इंसिडेंस के लिए। नॉर्मल, लेट मी जस्ट रिमूव दिस पार्ट। सो फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, ओके, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस योर पार्ट डिफरेंस विल बी, मान लीजिए रिफ्लेक्टेड लाइट्स के लिए, रिफ्लेक्टेड लाइट्स के लिए सिंपली क्योंकि कॉस आर आपका वन देगा, 2nt प्लस लैम्डा बाय 2, और अगर आप लोग रिफ्लेक्टेड या ट्रांसमिटेड लाइट्स के लिए देखते हो तो आपके पास सिंपली 2nt आएगा, ओके? नाउ 2 इज फिक्स्ड, n is fixed, t is fixed, lambda by 2 is fixed because of you are using monochromatic light. Now your path difference does not vary at all, ठीक है? क्योंकि आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका फिक्स्ड हो चुका है, जीरो हो चुका है, यू आर नॉट चेंजिंग इट, राइट? तो यू विल नॉट गेट एनी इंटरफेरेंस पैटर्न। सो वेन एवर योर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या आप नॉर्मली अगर आप लोग लाइट इंसिडेंट कर रहे हो थिन फिल्म के, तो नॉर्मल इंसिडेंस की वजह से आपको कोई भी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको पैटर्न तब दिखता है जब आपका पार्ट डिफरेंस जो है वो वेरी कर रहा है, एंड वो वेरी किसके बीच में करता है? मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में, तभी आपके पास फ्रिंजेस मिनिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम इंटेंसिटी के बीच में वेरी करते हैं, ठीक है? पर अगर आप लोगों का पार्ट डिफरेंस फिक्स्ड है, तो इधर अगर आपका जो भी पार्ट डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी होगी वो इंटेंसिटी हमेशा फिक्स रहेगी, तो आपको एक ही इंटेंसिटी मिलेगी एंड यू विल हैव नो फ्रिंजेस, ओके? नाउ बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट केस जहां पे हम लोग एक ऐसे मीडियम से क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे जहां पे थिकनेस जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछता कि अगर आप लोगों का टी भी वेरी कर रहा है, देन डेफिनेटली आपको टी के वेरिएशन के साथ आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, राइट? सो पहली बात तो अगर आप थिन फिल्म की बात कर रहे हैं जहां पे थिकनेस कांस्टेंट है, क्योंकि टी कांस्टेंट है, तो आपके पास नॉर्मल इंसिडेंस पे आपको कोई भी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। सो नेक्स्ट केस हमारे पास, जब आप स्टडी करते हो तो आपके पास वेज शेप्ड एक मटेरियल होता है। वेज शेप का मतलब क्या है कि जहां पे ये एक ऐसा मटेरियल है जहां पे इमेजिन कीजिए कि आपके पास थिन फिल्म था, बट मैं बोल रहा हूं कि वो थिन फिल्म का थिकनेस कांस्टेंट नहीं है, वो एक पॉइंट पे जीरो है और आगे जाके उसका थिकनेस इंक्रीज कर रहा है, राइट? तो वही आपका वेज शेप का मटेरियल है, तो हम लोग उसे नॉन पैरेलल फिल्म बोलते हैं। नॉन पैरेलल का मतलब कि जो उसके दो इंटरफेस है वो आपस में पैरेलल नहीं है, तो आपका थिकनेस जो है वो आर पॉइंट पे अलग अलग है, ओके? और यहाँ पे इसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि क्या वो आपका जो ये वेज शेप्ड फिल्म है उससे आप लोग पैरामीटराइज करते हो कि उसके एंगल से, ठीक है? तो दो जो इसके इंटरफेस है वो किस एंगल पे मीट कर रहे हैं, दैट इज डिफाइंड हियर बाय योर फाई। तो अगर आपके पास फाई बहुत ज़्यादा है तो आपके पास वो एक्जैक्टली थिन फिल्म नहीं है। तो यूजुअली हम लोग जब क्योंकि थिन फिल्म से डील कर रहे हैं तो इस केस में हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो आपका एंगल ऑफ ये आपका वेज का एंगल है वो काफ़ी स्मॉल है, ठीक है? ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, तभी आपका जो ये वेज होगा वो थिन कंसिडर किया जाएगा, ओके? सो इंटरफेरेंस फ्रॉम ए नॉन पैरेलल फिल्म, आपके पास एक्चुअली जो इंटरफेरेंस पैटर्न रिफ्लेक्टेड लाइट का जो पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, ओके? उसमें कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है? बदलाव नहीं होगा। बट की पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो एक चीज निकल के आएगा, आप लोग हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द क्लास दैट दिस पर्टिकुलर पार्ट डिफरेंस फॉर्मूला व्हिच इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस वेज शेप फिल्म, देयर इज ओनली one key difference when you compare it with your normal thin film, that the cos contains r plus phi, where phi is the angle of the wedge or the angle between the boundaries of the non-parallel film, okay? So we are considering this simple wedge shaped non-parallel film, and phi is the angle between these two interfaces or these two boundaries of the non-parallel film. So this is the formula of path difference. We can also check now, first of all, in this particular case we want to study this interference pattern with the normal incidence, okay? यहाँ पे हम लोग इसे normal incidence पे ही study करते हैं, as we previously saw that in the case of thin film
if we have a normal incidence, we don't get any interference pattern because angle of incidence is 0, angle of refraction is also 0, it's fixed, and then your part difference is also fixed because your T is also fixed. So part difference remains constant, your intensity remains constant, you don't get any interference pattern. But in this particular case, because your T, remember, if say your light is incident on this particular part, जहाँ पे आपके पास मान लीजिए थिकनेस ये है, बट अगर मैं आपके पास नॉर्मल इंसिडेंस किसी और जगह पे कराऊं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने यही चीज में शिफ्ट करता हूँ पीछे की तरफ, तो आपके पास थिकनेस डेफिनेटली कम हो जाएगा, राइट। अलग अलग पॉइंट ऑफ दिस वेज पे आपका थिकनेस जो है वो कम से ज्यादा होते जा रहा है, और इसीलिए अगर आपके पास जो इंटरफेरेंस पैटर्न निकल के आ रहा है, अगर वो अलग अलग पॉइंट की वजह से आएगा, तो अलग अलग पॉइंट की वजह से आपका पार्ट डिफरेंस भी बदलेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, योर आई विल बी 0 एंड योर आर विल बी 0। इन दैट केस योर पार्ट डिफरेंस फॉर्मूला विल कंटेन 2nt cos phi only, ठीक है, नो r, cos phi plus lambda by 2. Now you can easily check, try to get the path difference. We have already discussed in the class. You can find out the fringe width, that is width, I mean like the distance between two consecutive dark fringes or two consecutive bright fringes, and that turns out to be this particular formula. Okay, this is for not normal incidence, but if we consider normal incidence, in that case I will be 0 and sin 0 will be 0, and finally you get the formula of lambda upon 2 tan phi, n square under root will give you n, so n times 2 n phi. बट सिंस वी आर ऑलरेडी कंसिडरिंग वेरी थिन फिल्म, तो थिन फिल्म के केस में आपका जो फाई है वो स्मॉल है। अगर आपका फाई स्मॉल है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास स्मॉल फाई के लिए आप लोग क्या कंसिडर करते हो कि जो साइन थीटा होता है वो थीटा के बराबर होता है, तो साइन फाई विल इज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फाई, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉस फाई इज इक्वल टू 1, राइट, क्योंकि दिस इज द स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन. In that case, if you try to find out what is the value of tan phi, so in that case, you know the tan phi is sine upon cos, so it will give you only phi. So we are replacing phi here. So finally, you get this particular formula, 2 times, sorry, lambda upon 2 phi n is your fringe width in the case of, first of all, normal incidence. ठीक है, हमने यहाँ पे क्या क्या कंसिडर किया, नॉर्मल इंसिडेंस एंड थिन फिल्म, ठीक है। ये दो अप्रोक्सीमेशन के बेस पे आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है, ओके। ये आपके पास जनरल फॉर्मूला है, ये वो फॉर्मूला है जहां पे अगर आप लोग थिन फिल्म एंड नॉर्मल इंसिडेंस को अज्यूम कर रहे हो, तो उस केस में आपके पास ये निकल के आ रहा है. तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, राइट. नॉर्मल इंसिडेंस में क्या हो रहा है कि एक लाइट यहाँ पे पड़ेगी और वो रिफ्लेक्ट होकर इसी पाथ से वापस जाएगी, ठीक है. तो नॉर्मली का मतलब क्या है कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, एंड एक ये लाइट वापस जा रही है और अंदर जाके जो रिफ्लेक्ट होगी, मैंने थोड़ा सा दूर बनाया पर ये एग्जैक्टली ऑलमोस्ट इसी के बिल्कुल पास होगी अगर आपका थिन फिल्म है तो. और ये दोनों जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपस में, सॉरी इंटरफेयर करेंगे, वो पार्ट डिफरेंस उनका बीच में ये होगा. एंड हम लोगों ने ऑलरेडी चेक किया था, क्योंकि इस केस में रिमेंबर आपका R 0 होगा, तो यू हैव दिस पर्टिकुलर पार्ट डिफरेंस, राइट. फाइनली अगर मैं आपको बोलूं कि इस फॉर्मूला के बेस पे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर एक आपके पास दो वेज शेप्ड आपके पास मान लीजिए मटेरियल्स हैं और आप लोगों के पास क्या कह रहे हैं, आपके पास जो फ्रिंजेस आएंगे, कौन से फ्रिंजेस ज्यादा पास होंगे और किसके फ्रिंजेस दूर होंगे, राइट. एज यू कैन सी, बीटा टेल्स यू कि दो फ्रिंजेस के बीच में कितना डिस्टेंस होगा. अगर आप लोग एक ऐसे वेज, तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो वेज है, इसका एंगल ज्यादा है, इसका एंगल कम है. सो यू एक्सपेक्ट दैट कि आपके पास जो पहली बात लाइट का जो वेवलेंथ है वो फिक्स्ड है, इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है एंड 2 is fixed, right. The only thing is that beta is inversely proportional to angle of this, like angle between angle of the wedge, right. तो thin wedge के केस में क्योंकि phi small है, तो something upon small number gives you a large number, so your beta is large, okay. But in this case, if you increase the say wedge angle, your phi increases. As phi increases, आपका बीटा डिक्रीज होगा, तो आपके पास फ्रिंजेस क्लोज आएंगे, ठीक है. तो आई कैन शो यू दिस in this particular book. Say yeah, let's take this example. So before I sort of give you this thing, आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे वेज तो नहीं है. रियलिटी में वी यूजुअली डोंट हैव वेज शेप्ड ग्लास मटेरियल. आप लोग वेज कैसे बनाते हो, आप लोग दो जो आपके पास ग्लास स्लैब्स हैं या एक पर्टिकुलर थिकनेस के जो ग्लास हैं, उन्हें एक एंगल पे रखते हो. उस एंगल के पे रखने की वजह से आपके पास बीच में एक एयर का जो पॉकेट आ रहा है वो एक वेज शेप बनाता है, ठीक है. तो यहाँ पे आप लोगों का जो वेज शेप बन रहा है, दैट इज एक्चुअली एयर पॉकेट ऑफ दिस वेरिंग थिकनेस. और वहां पे जो एंगल है, दैट एंगल इज बीइंग डिटरमाइंड बाय कि आप लोग इन दो मटेरियल्स को किस एंगल पे रख रहे हो, राइट. तो ये आपके पास एक पर्टिकुलर केस है जहां पे आप लोगों ने एक स्मॉल एंगल पे इनको रखा है, एंड यू कैन सी कि जो फ्रिंज के बीच में विड्थ है वो थोड़ा ज्यादा है. जैसे ही मैं एंगल बढ़ा रहा हूं, जो कि यहाँ पे अल्फा से डिफाइन किया गया है, तो जैसे से आप लोग एंगल को और बढ़ा रहे हैं, आपके पास जो फ्रिंज विड्थ है वो डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, राइट. तो दिस इज योर setup in the case of this particular case, right. So in this case
यू हैव द की पॉइंट हियर इज दैट कि आप लोगों के पास एक, आप लोगों ने नॉर्मल इंसिडेंस यहाँ पे किया, जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि जिस थिन फिल्म के केस में अगर आप लोग नॉर्मल इंसिडेंस करते हो यू डोंट गेट एनी इंटरफेरेंस पैटर्न, राइट? सो इन दिस केस अगर आप लोग नॉर्मल इंसिडेंस भी करोगे, रिमेंबर आपका हालांकि cos 5 फिक्स्ड है, आपका 2n फिक्स्ड है, बट आपका t वेरी हो रहा है, राइट? अलग अलग पॉइंट से अगर आप लोग यहाँ से आपके पास लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी, जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगी, उसका थिकनेस स्मॉल है। जैसे जैसे आपकी लाइट आगे बढ़ रही है, इस पॉइंट से आपका थिकनेस बढ़ रहा है, इस पॉइंट में थिकनेस बढ़ रहा है, यहाँ पे थिकनेस t है, आगे जाके थिकनेस बढ़ेगा। तो अलग अलग पॉइंट से जो आप लोगों के पास फ्रिंजेस निकल के आ रहे हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? वो थिकनेस पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आप लोगों के पास एक पर्टिकुलर थिकनेस आया है, जहां पे लेट्स सी जो आपका जो पहला डार्क फ्रिंज आएगा, लेट्स टेक द एग्जांपल, ठीक है? मान लीजिए आपके पास 5 बहुत स्मॉल है, मैं सिंपलिसिटी के लिए आपको बोल रहा हूं कि मान लीजिए 5 बहुत स्मॉल है, तो cos 5 आपका 1 हो गया, ठीक है? तो आपका जो पार्ट डिफरेंस है दैट इज गिवन बाय 2nt प्लस लैम्डा बाय 2, ठीक है? तो फर्स्ट जो आपका डार्क फ्रिंज आएगा दैट विल बी, आप अगर आप लोग लैम्डा बाय 2 को अलग साइड ले जाओगे तो यू कैन सी जो आपका डार्क फ्रिंज आएगा वो 2nt टाइम्स वो m टाइम्स लैम्डा की वजह से आएगा, ठीक है? तो मैं आपसे सिंपली सवाल पूछता हूँ कि जो पहला डार्क फ्रिंज आएगा वो आएगा m इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है? तो उस केस में आपका थिकनेस 0 होना चाहिए क्योंकि यहाँ 0 है, तो क्योंकि ये दोनों आपके पास क्या है, तो यू कैन सी t शुड बी m लैम्डा बाय 2n, ठीक है? तो पहला जो आपके पास डार्क फ्रिंज आएगा दैट विल बी फॉर m इक्वल टू 0। फर्स्ट जो डार्क फ्रिंज आएगा वो m इक्वल टू 1 के लिए, सेकंड जो डार्क फ्रिंज आएगा वो m इक्वल टू 2 के लिए। रिमेंबर ये अलग अलग थिकनेस को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, राइट? m इक्वल टू अगर आप 0 पुट करेंगे तो 0 थिकनेस, m इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो लैम्डा बाय 2n थिकनेस, 2 पुट करोगे तो 2 टाइम्स लैम्डा बाय 2n या लैम्डा बाय n, ठीक है? तो अलग अलग थिकनेस की वजह से आपके पास अलग अलग मतलब ये डार्क फ्रिंजेस आ रहे हैं, और सिमिलरली आपके पास ब्राइट फ्रिंजेस भी अलग अलग थिकनेस की वजह से आएंगे। तो दीज फ्रिंजेस, रिमेंबर दीज फ्रिंजेस जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दीज फ्रिंजेस आर कॉल्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको फिजाउस फ्रिंजेस बोलते हैं। आपके पास ये लीनियर शेप में आएंगे, ठीक है? सर्कुलर शेप में नहीं आ रहे, लीनियर शेप में आ रहे हैं, एंड दीज आर कॉल्ड फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस, ठीक है? आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि जो फ्रिंज एक जो फ्रिंज है वो एक पर्टिकुलर थिकनेस के कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो पहला जो डार्क फ्रिंज है वो एक पर्टिकुलर थिकनेस के लिए कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, सेकंड डार्क फ्रिंज एक पर्टिकुलर थिकनेस के लिए कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, थर्ड डार्क फ्रिंज दूसरे पर्टिकुलर थिकनेस के लिए कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो आप लोगों के जितने भी फ्रिंजेस बन रहे हैं वो उनके वो जो बन रहे हैं वो एक पर्टिकुलर थिकनेस की वजह से बन रहे हैं। तो आप लोग इन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट के नाम पे इन्हें आप लोग फिजोस फ्रिंजेस बोलते हो, फिजोस फ्रिंजेस, और आप लोग इन्हें बोलते हो फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस, राइट? क्योंकि एक थिकनेस की वजह से एक फ्रिंज बन रहा है, और यहाँ पे आप लोगों के पास एक एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए बन रहा था, आप लोग उसे फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन बोल रहे थे, बट इन दिस केस यू आर गेटिंग फ्रिंजेस बिकॉज ऑफ कांस्टेंट थिकनेस, तो यू कॉल देम फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस, ठीक है? तो की पॉइंट की जो टेक अवे यहाँ पे आप लोगों के पास है, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्मल इंसिडेंस अगर आप लोग किसी मटेरियल पे करते हो एंड देन यू गेट अ फ्रिंजेस और नो फ्रिंजेस, आप लोग उससे ये वेरीफाई कर सकते हो कि उस मटेरियल का थिकनेस वेरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? अगर उसका थिकनेस कांस्टेंट है, जैसे कि पिछले केस में था, तो आप लोगों के पास कोई फ्रिंजेस नहीं मिलेंगे, ठीक है? नॉर्मल इंसिडेंस के केस में, जहां पे आप लोग लाइट को नॉर्मली इंसिडेंट कर रहे हो मटेरियल पे, और जैसे आप लोगों ने देखा कि आपका थिकनेस वेरी कर रहा है तो यू स्टार्ट गेटिंग फ्रिंजेस नॉर्मल इंसिडेंस के केस में। सो व्हेनेवर यू हैव सम मटेरियल, आप लोग ये चेक करना चाहते हो कि उसका थिकनेस जो है वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट है कि नहीं है, सो यू कैन normally incident a light on that material, and if the reflected lights are giving you fringes, then that is a proof that your thickness is varying, okay? तो उसी केस पे हम लोग अब नेक्स्ट जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज योर न्यूटन रिंग्स। न्यूटन रिंग को हम लोग स्टडी करते हैं कि जब आप लोगों के पास एक प्लेनो कनकेव सॉरी कॉन्वेक्स लेंस होता है और उसे हम लोग एक ग्लास मटेरियल के ऊपर रखते हैं, ठीक है? तो इमेजिन कीजिए कि आपके पास प्लेनो, सबसे पहले इस प्लेनो कन्वेक्स लेंस के बारे में मैं आपको एक सिंपल चीज एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? तो दैट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। प्लेनो कन्वेक्स लेंस को आप लोग हमेशा एज्यूम कर सकते हो कि आप लोगों ने उसे एक बड़े ग्लास के स्फेयर को काट के बनाया, ठीक है? मान लीजिए आप लोगों के पास एक बड़ा स्फेयर है जिसका रेडियस, मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है? इसका जो रेडियस है, मान लीजिए इसका सेंटर ये है, इसका ये रेडियस है, ठीक है? तो दिस रेडियस लेट्स से आई कॉल इट R1, जो स्मॉल स्फेयर है उसका रेडियस है R2, ठीक है? यू ऑलरेडी कैन सी कि R1 इज मच ग्रेटर देन R2, राइट? इफ आई वांट टू मेक अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस, तो यूजुअली वी से दैट कि हम लोग क्या करते हैं, वी कट द बिगर ग्लास बॉल, तो यू आर गेटिंग टू प्लेनो कन्वेक्स लेंस। फर्स्ट इज दिस वन, राइट, जो मैंने नीचे कट किया है। वन पार्ट इज योर प्लेन, द अदर पार्ट इज योर कन्वेक्स पार्ट, राइट? सो दिस इज अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस। द अदर वन इज फॉर, आपके पास जो बड़ा वाला बॉल है उसमें से क्या निकल रहा है, ये वाला लेंस, राइट? ये बड़ा वाला लेंस। तो विच ऑफ दिस टू लेंस you will consider a thin lens, ठीक है? So thinness of a lens is in this particular case for plano convex lens is defined as, first of all, you have
दिस प्लेनो कन्वेक्स लेंस, जो ये आर है, आप लोग क्या कर रहे हो कि आप लोगों के पास, अब मैं यही सवाल आपसे उल्टा पूछता हूँ, आप लोगों के पास एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, आप लोगों के पास ये बॉल नहीं है, अब आप लोग क्या करोगे, एक इमेजिन करोगे कि अगर कोई बॉल, अगर ये किसी बॉल, इमेजिनरी बॉल में से कट किया होता है, उस बॉल का रेडियस क्या होता है, ठीक है, तो उसे आप लोग, उन रेडियस को आप लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हो उस पर्टिकुलर लेंस का। तो ऑब्वियसली जो स्मॉलर लेंस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, स्मॉल है, जो कि ये अंदर वाला लेंस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल है, जो बाहर वाला लेंस मैंने ड्रॉ किया है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लार्ज है, ठीक है। सो हाउ डू यू डिफाइन थिकनेस ऑफ अ लेंस, ठीक है, whether it's a thin lens or a thick lens? Simply in this case you will say if थिकनेस टी का मतलब है कि आप लोग यहां सेंटर से उसका जो थिकनेस है वो देखोगे ऊपर की तरफ को, इफ दिस थिकनेस टी इज मच मच स्मॉलर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो आप इमेजिन, अगर मैं पूछता हूं कि इन दोनों लेंसेज का थिकनेस क्योंकि सेम है, क्योंकि मैंने उन्हें सेम हाइट से कट किया है तो थिकनेस सेम है, राइट, तो इन दोनों में आप लोग ज्यादा थिन किसे कंसिडर करोगे, ऑब्वियसली, क्योंकि यू नो दैट किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, R1 इज ग्रेटर देन R2, राइट, और अगर R1 ज्यादा है तो ऑब्वियसली आप लोग इस बड़े वाले लेंस को थिन बोलोगे, क्योंकि क्योंकि दोनों का थिकनेस स्मॉल है, बट इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा बड़ा है इसके थिकनेस से एज कंपेयर टू अंदर वाला जो लेंस है, राइट। सो सिंस R1 इज ग्रेटर देन R2 देन यू विल से कि आपका जो अंदर का लेंस है, लेट्स मैं अंदर वाले लेंस को ब्लू से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ब्लू वाला जो लेंस है वो आपके पास उतना थिन नहीं है एज कंपेयर टू जो मैंने रेड से बाहर कट किया है, रेड वाला लेंस ज्यादा थिनर है क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा बड़ा है, राइट। सो यू हैव दिस, ओके। तो आप लोग जो थिननेस है वो इस चीज से डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, आप लोग, और हम लोग इस पर्टिकुलर केस में सिर्फ और सिर्फ थिन लेंस की बात करेंगे जहां पे जो थिकनेस है दैट इज मच मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, ठीक है। आप लोग, ये आपको मैंने सिंपल एक कंडीशन दे दिया, ओके। नाउ लेट्स सी, आप लोग क्या कर रहे हो कि आप लोग एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस को एक ग्लास मटेरियल के ऊपर रख रहे हो, ये आपका कंप्लीटली सिल्वर्ड ग्लास है जहां पे लाइट ट्रांसमिट नहीं होगा, ठीक है। आप लोग ट्रांसमिशन के बारे में बात नहीं करोगे, आप जो भी लाइट आएगी, पहली बात वो इस प्लेनो कन्वेक्स लेंस के अंदर थोड़ा सा ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट जो भी होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इस मटेरियल ग्लास पे पड़ेगी और ग्लास से कंप्लीटली आपके पास रिफ्लेक्ट होकर अगेन इस लेंस के थ्रू बाहर निकलेगी, और आप लोग जो है रिफ्लेक्टेड लाइट का इंटरफेरेंस पैटर्न अंडरस्टैंड करना चाहते हो, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास ये रेड प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, मैं आपको साइड व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये आपके पास मिरर है, ये साइड व्यू है, और आपके पास ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस रेड में ड्रॉ किया है, और ये इमेजिन कीजिए कि अगर ये आपका एक स्फेरिकल शेप से कट किया होता तो वो स्फेयर ये होता और ये उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं। मेन चीज़ आप लोगों ने देखना है कि बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों के पास जैसे कि मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम, मैंने आपको इस बुक में ये दिखाया था, राइट, कि यू हैव दीज काइंड ऑफ, आप लोग जो वेज बनाते हो, आप दो ग्लास मटेरियल के बीच में एयर पॉकेट को वेज बनाते हो, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप लोगों के पास दो ग्लास मटेरियल हैं, ठीक है, ये आपका सॉर्ट ऑफ मिरर है, आप लोग यहाँ से लाइट को ट्रांसमिट नहीं होने दोगे, बट जो आपका जो एयर पॉकेट है बीच में, अगर मैं उसे 2 मिनट के लिए आपको दिखाऊं यहाँ पे, लेट्स मी ड्रॉ दिस येलो कलर, ठीक है। तो ये आपका ऊपर का जो लेंस है वो एक सरफेस है, नीचे का आपके पास जो मिरर है वो एक सरफेस है, जो बीच में एयर पॉकेट है दिस वन, एक इस तरफ, ठीक है। असल में ये मैं आपको बिल्कुल साइड व्यू से दिखा रहा हूँ, तो आपको ये आपको 2D में दिख रहा है, पर असल में ये एक एयर पॉकेट जो है आप लोग चेक कर सकते हो, अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो कंप्लीटली इस इन दोनों कॉन्वेक्स लेंस के नीचे वाला पूरा जो पोर्शन है और ग्लास से ऊपर का जो पोर्शन है वो आपका एक एयर पॉकेट टाइप में है, ठीक है। तो अगर मैं इसे साइड व्यू से आपको दिखा रहा हूं तो साइड व्यू से आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों के पास एक ऐसा एयर पॉकेट बन रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी, पिछले केस में आपके पास जो एयर पॉकेट बन रहा था दैट वाज कंप्लीटली वेज शेप, राइट, जहां पे आपके पास जो ऊपर का सरफेस भी प्लेन था, नीचे का सरफेस भी प्लेन था, और उन दोनों के बीच में एक एंगल जो था दैट वाज कंप्लीटली डिफाइंड, आप लोग इसे क्या बोल रहे थे, फाइव बोल रहे थे, राइट। बट इस केस में जो एयर पॉकेट बनेगा वो, क्योंकि नीचे का सरफेस प्लेन है बट ऊपर का सरफेस प्लेन नहीं है, ऊपर का सरफेस क्या है, सर्कुलर है, राइट। तो उस केस में आपके पास इट्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और आपका जो एंगल ऑफ, आप यहाँ पे आप ये एंगल डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो फिक्स नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है, ठीक है। तो आप लोग अभी क्या डिसाइड करना चाहते हो, आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखना चाहते हो कि अगर ये आपका सेंटर पॉइंट है ओ, जहां पे आपका लेंस एंड मिरर टच कर रहे हैं, अगर आप उसे सेंटर मानते हो, और राइट, जैसे कि यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, ये आपका मान लीजिए सेंटर है, और अगर आप लोग एक स्मॉल सर्कल लेते हो, ठीक है, क्योंकि ये आपका सेंटर है, तो उस रेडियस आर पे थिकनेस क्या होगी, थिकनेस का मतलब है कि इस ग्लास मिरर और इस लेंस के बीच में जो हाइट है वो थिकनेस क्या होगी, वो आप लोग थिकनेस निकालना चाहते हो, ठीक है। सो आप लोग किसी भी आर पॉइंट पे ये थिकनेस क्या होगी इन दोनों के बीच में, ये थिकनेस, ठीक है, तो किसी भी आर पॉइंट पे ये थिकनेस क्या होगी वो फॉर्मूला निकालना चाहते हो, यू कैन इजीली डू दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हाउ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इन पॉइंट्स का नाम दे दिया है, रिमेंबर क्यू ई एंड क्यू डी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दोनों में आर होगा, ठीक है। एंड क्यू ओ भी आर है क्योंकि आपका सेंटर से इस ये पूरा सर्कल है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप सेंटर से लाइन ड्रॉ करते हो तो वो आपका रेडियस ही होता है, ठीक है। एंड जो लेट्स जस्ट पॉइंट इट आउट, तो आपके पास जो ये पॉइंट है ये आपका ए है, राइट। तो ए ओ
ए ओ आपका थिकनेस है, राइट, क्योंकि ये आपका लेंस का थिकनेस मैं यहाँ से डिफाइन कर रहा हूँ कि जहाँ से जिस पॉइंट से आपका लेंस टच कर रहा है वो आपका सेंटर हो गया, और आपका इस पॉइंट पे सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये आपका लेंस का थिकनेस है। सो क्यू ए इज गिवन बाय क्यू ओ माइनस ए ओ, राइट, क्यू ओ माइनस ए ओ। सो क्यू ओ आपको अभी पता नहीं है, सॉरी क्यू ओ आपको, सॉरी क्यू आपको पता है, दैट इज योर आर। सो आर माइनस थिकनेस, तो आर माइनस टी आपका क्यू ए हो गया, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम क्यू ए ई, अगर मैं इस ट्राइंगल पे क्यू ए ई, रिमेंबर ये आपका 90 डिग्री एंगल है, आप लोग यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। तो यू आई विल जस्ट डू बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर स्क्वायर गिव्स यू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज जस्ट योर रेडियस, एंड बेस जो आपका है ये मैं आपका जो मैक्सिमम किसी भी पर्टिकुलर अगर आप लोग आर वैल्यू ले रहे हो, ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे ये वाला आर ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला आर लेते हैं। ये जो आर है दैट आर स्क्वायर इज योर बेस, क्योंकि ये आपका आर है तो ये भी आर है, तो आर स्क्वायर प्लस ये जो हाइट हमने ऑलरेडी निकाली दैट आर कैपिटल आर माइनस टी, जो कि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर था। रिमेंबर ये जो रेडियस है, ये रेडियस इस इमेजिनरी स्फेयर का नहीं है, ये रेडियस जिस पॉइंट जहां से आपका लेंस टच कर रहा है वहां से बाहर का जो सर्कल है उसका रेडियस है, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस टी, अगर आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास फाइनली जो ये रेडियस एंड थिकनेस टी का जो रिलेशनशिप निकल के आएगा, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पे आप लोग सीधा रिलेशनशिप नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूँ कि किसी भी पर्टिकुलर रेडियस पे, किसी भी पर्टिकुलर रेडियस पे, ठीक है, क्योंकि रिमेंबर ये वाला आर फिक्स्ड है, ठीक है, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये आपका वेरी नहीं करेगा। किसी भी पर्टिकुलर रेडियस पे आर पे थिकनेस क्या होगी वो आपको सिंपली यहाँ से नहीं दिख रहा, पर अगर हम लोग थिन लेंस एज्यूम कर रहे हैं तो थिन लेंस यू नो दैट थिन लेंस में आपका जो थिकनेस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत स्मॉल होगा। अगर स्मॉल होगा तो 2r माइनस टी को आप लोग सिंपली 2r रख सकते हैं, क्योंकि 2r इज वेरी वेरी लार्ज देन टी। तो अगर आप लोग बहुत स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यू कैन जस्ट से कि वो उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अंडर दिस अप्रॉक्सीमेशन तो आपका रिलेशनशिप ये है वो सिंप्लीफाई होगा, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2rt, एंड आपको जो थिकनेस है वो किसी भी रेडियस पे आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसका यूज हम लोग सिंपली फाइनल फॉर्मूला में करेंगे, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता है पिछले केस में कि आपके पास नॉर्मल इंसिडेंस के लिए अगर आप लोगों ने वेज शेप यूज किया था, तो अभी के लिए मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के पास जो पार्ट डिफरेंस था दैट वाज 2nt cos r प्लस फाइव। अगर नॉर्मल इंसिडेंस है तो आपका r ऑलरेडी जीरो है, ठीक है। तो आप लोगों के पास ये वाला केस आ गया, ठीक है। और सेकंड चीज, अब आपको यहाँ पे cos फाइव लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी फाइव भी बहुत यहाँ पे प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है, तो cos फाइव आप ऑलमोस्ट आप जीरो मान के चल सकते हो, क्योंकि बहुत थिन लेंस है। तो आप लोग cos फाइव को भी जीरो पुट कर दोगे, आप लोगों के पास क्या रिलेशनशिप निकल के आएगा, सिंपली cos यहाँ पे जीरो आ जाएगा हर जगह। तो यू विल हैव से जीरो ऑलमोस्ट, एंड देन यू आपके पास पार्ट डिफरेंस सिंपली 2nt है, ठीक है। क्योंकि आप लोग रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए देख रहे हो, यू नो दैट रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में आपके पास जो फॉर्मूला था व्हाट वाज दैट, दैट 2nt cos r शुड बी इक्वल टू दिस केस, ये आपका रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए, ठीक है। अब हम सिंपली यहीं पे यूज करने वाले हैं, क्योंकि आपका r आपका जीरो हो गया तो आपके पास सिंपली 2nt बचेगा, राइट। तो आपके पास 2nt, आपके पास मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमम इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन आ गया, और मिनिमम के लिए ये आ गया, ठीक है। अब आपको जो t है क्योंकि वो वेरी कर रहा है, हम लोग सिंपली उसी का यूज करेंगे, ठीक है। तो वी कैन क्लियरली सी यहाँ से, अगर मैं हाँ यहाँ पे आपके पास टी का जो रिलेशनशिप है विद रेडियस उसकी वैल्यू पुट करता हूँ, तो यू हैव 2t आर। मैं अगर मैं एमथ मैक्सिमा का रेडियस मिनिमा का रेडियस निकालूँ तो मैं उसे आर एम बोलूँगा, तो आर एम स्क्वायर अपॉन, यू कैन सी टी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 2r, राइट। सो आपके पास टू टाइम्स आपके पास आर आएगा, जहाँ पे कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन बाय एम लैम्डा। एमथ मिनिमा के लिए जो रेडियस है रिंग का दैट इज गिवन बाय आर स्मॉल आर एम स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो कि आर एम स्क्वायर विल गिव यू एम लैम्डा, और ऊपर जाएगा एंड नीचे आएगा। अब जो ये बीच का लेयर, अगर आपके पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास के बीच में जो मीडियम है वो अगर एयर है तो एन आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 देगा। तो इन दैट केस फॉर एयर you will have radius of mth minima given by m lambda times r, okay। और आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि जो आपका जो रेडियस है that will be just under root of m lambda times r। तो mth मिनिमा का जो रिंग है उसका रेडियस इज गिवन बाय m टाइम्स लैम्डा r। यू नो दैट m विल बी इंटीजर वैल्यू और लैम्डा r आपके लिए फिक्स्ड है, राइट। अगर मैं अब आपसे यहाँ पे पूछता हूँ कि अगर आप लोग फ्रिंज विड्थ निकालना चाहें तो यू नो दैट जो फ्रिंज विड्थ होगा वो किसी भी दो कंसेक्यूटिव मिनिमा या मैक्सिमा के बीच का डिफरेंस होता है, राइट। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि फ्रिंज विड्थ आप निकालो, तो फ्रिंज विड्थ विल बी सिंपली रेडियस ऑफ m प्लस वनथ मिनिमा माइनस रेडियस ऑफ mth मिनिमा, राइट। तो उस केस में अगर आप लोग ये चीज़ निकालने चाहो तो ये ही आपका फॉर्मूला अगर मैं यूज़ करूँ तो यू विल हैव m प्लस वन टाइम्स लैम्डा r, राइट, माइनस m लैम्डा r। इफ यू टेक आउट लैम्डा r कॉमन, मान लीजिए आप लोग लैम्डा r कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास आएगा m प्लस वन माइनस m।
नाउ यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने के लायक ये चीज़ है कि आपका जो ये डिफरेंस है वो एम पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर आप लोग जो फ्रिंज विड्थ है, अगर आप लोगों के पास पुराना केसेस में फ्रिंज विड्थ याद होगा, अगर आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपके पास जो फ्रिंज विड्थ था, आई थिंक दैट वाज लैम्डा डी बाई डी, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो उस केस पे आपके पास ये जो बीटा है वो किन दो फ्रिंजेस के बीच में आप लोग निकाल रहे हो मैटर नहीं करता, सभी फ्रिंजेस के बीच में जो फ्रिंज विड्थ था दैट वाज कांस्टेंट। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। और अगर मैं आपको ये जो न्यूटन रिंग्स अगर दिखा दूँ तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि आपके पास जो फ्रिंज विड्थ है, ठीक है, फ्रिंज विड्थ अगर मैं स्टार्टिंग के दो मिनिमा का फ्रिंज विड्थ आपको दिखाऊं तो दैट इज दिस, राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि सेकंड एंड थर्ड मिनिमा का अगर फ्रिंज विड्थ निकालो तो ये है, थर्ड एंड फोर्थ का ये है, फोर्थ एंड फिफ्थ का ये है। बट यू कैन सी एक आपको एक ट्रेंड नजर आ रहा है कि जो फ्रिंज विड्थ है वो जैसे जैसे आप लोग बाहर की तरफ जा रहे हो, आपका जो मतलब मान लीजिए आपका जो एम इंक्रीज हो रहा है, तो एम इंक्रीज होने के साथ साथ आपका फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो रहा है। तो फ्रिंज विड्थ न्यूटन रिंग्स के केस में आपका कांस्टेंट वैल्यू नहीं देगा। आप किन दो किन कंसेक्यूटिव मिनिमा या मैक्सिमा के बीच में अगर आप लोग फ्रिंज विड्थ देख रहे हो वो चेंज होगा, और आप लोग देख रहे हो कि बाहर जाते जाते आपका फ्रिंज विड्थ कम हो रहा है, ओके। और वही ट्रेंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं आपको क्विकली एक ग्राफ दिखाऊं, ओके, तो ये ग्राफ, ये इस ग्राफ पे मैंने आपके पास फ्रिंज विड्थ प्लॉट किया। यू कैन यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये पहला फ्रिंज विड्थ है वो आपके पास पहले एंड दूसरे मिनिमम रिंग के बीच का डिस्टेंस है, दैट इज वेरी लार्ज। एंड जैसे ही आप लोग दूसरे और तीसरे मिनिमा की जो रिंग है उनके बीच का डिस्टेंस देखते हो वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। एंड आगे जाते जाते वो डिस्टेंस जो है ऑलमोस्ट कम होता रहता है, कम होता रहता है, राइट। और वही ट्रेंड आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि जो फ्रिंज विड्थ है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होती है, एंड पहले और दूसरे के बीच में काफी शार्प डिक्रीज होता है, ओके। तो सर्कुलर रिंग्स के केस में फ्रिंज विड्थ इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी। हर अलग अलग फ्रिंजेस के बीच में जो फ्रिंज विड्थ है वो बदलेगा, और वो इस रिलेशनशिप के बेसिस पे बदलेगा, राइट। एंड अगर आप लोग सेम फ्रिंज विड्थ मिनिमा और मिनिमा के बीच में ना निकाल के मैक्सिमा और मैक्सिमा के बीच में निकालना चाहो तो वहां पे आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, एंड वो आप लोग मैक्सिमा और मैक्सिमा के बीच का जो फ्रिंज विड्थ है वो भी यहाँ से निकाल सकते हो, ओके। तो ये फ्रिंज विड्थ की बात यहाँ पे हो गई। तो नेक्स्ट चीज मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा दैट इज द यूजेज। इस एक्सपेरिमेंट का जो यूज है आप लोग मटेरियल का वेवलेंथ निकालने में कर सकते हो। कैसे? अगर मैं आपका जो ये फॉर्मूला था, दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला को अगर मैं यूज करता हूँ, ओके, और आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर द केस ऑफ मिनिमा, ठीक है। तो मान लीजिए आपको पता है कि जो किसी भी मिनिमा के कॉरस्पॉन्डिंग, मान लीजिए एमथ जो मिनिमा है उसका जो रेडियस है दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू दिस पर्टिकुलर रिलेशन फॉर एयर, राइट। तो अगर मैं इसका यूज करता हूँ, ओके, मान लीजिए मैं इस रिलेशनशिप का यूज करता हूँ, और आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग किसी पीएथ मिनिमा जिसका रेडियस होगा आर पी स्क्वायर शुड बी गिवन बाय पी टाइम्स लैम्डा आर, राइट। और वैसे ही आपके पास मान लीजिए क्यूथ मिनिमा है, उसका जो रेडियस होगा आर क्यू, रिमेंबर पी एंड क्यू आपके पास इंटीजर है, दैट विल बी क्यू टाइम्स लैम्डा आर। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेते हो और मान लीजिए पी जो है आपका, पी आपका बड़ा है और क्यू छोटा है, तो मतलब ये आपका बाहर की तरफ होगा, इसका रेडियस ज़्यादा होगा, इसका रेडियस कम होगा। तो मैं बड़े वाले रेडियस में से स्मॉल वाले रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो यू विल हैव, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यू विल गेट पी माइनस क्यू लैम्डा आर। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आप लोग जब भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप लोग अगर मैं ये पर्टिकुलर फिगर दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आपको दो पीएथ मिनिमा और क्यूथ मिनिमा के रेडियस लेना है और उनके स्क्वायर का डिफरेंस लेना है। पर रिमेंबर, अगर आप लोगों को याद होगा जो ये बीच में क्रॉस एयर है, आप लोग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे हो, बट इन द केस ऑफ न्यूटन रिंग्स जो सेंटर है इट्स नॉट वेल डिफाइंड। सो rather than taking the radius which will have more error, it's always advised that you take the डायमीटर, क्योंकि आपको इस सर्कल के एजेस जो है वो क्लियरली नजर आ रहे हैं एज कंपेयर टू द सेंटर। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इन रेडियस जो रेडियस है उनको डायमीटर में कन्वर्ट करना है। यू नो दैट रेडियस इज डायमीटर का हाफ, राइट, एंड डायमीटर इज 2 टाइम्स रेडियस, एंड अगर डायमीटर का स्क्वायर करूं तो 4 टाइम्स रेडियस का स्क्वायर, ओके। तो अगर मैं दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 4 टाइम्स रेडियस का स्क्वायर आपको डायमीटर का स्क्वायर देगा। तो मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो आपको सिंपली डायमीटर के स्क्वायर्स का डिफरेंस दे रहा है यहाँ पे, एंड आपको 4 इस तरफ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 4 पी माइनस क्यू लैम्डा आर। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लीजिए आपके पास ये कौन सा था, फ्रिंज नंबर 1 2 3 4, ये आपका फोर्थ फ्रिंज है, ये आपका फिफ्थ फ्रिंज है। तो आप जो ये आपका ग्रीन लाइन है वो फोर्थ फ्रिंज का डायमीटर है, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को मूव कराओगे वो आपको डायमीटर देगा। सिमिलरली आप लोग अगर
बाहर वाले रिंग का, इसके जो बाहर वाला है जो कि फिफ्थ है, फिफ्थ को ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कराओगे तो वो आपको डायमीटर देगा। असल में आपको ये दोनों लाइनें जो है वो एक के ऊपर एक आएंगी, पर मैं दिखाने के लिए उन्हें थोड़ा सा शिफ्ट किया है। तो इस तरीके से आप लोग इन दोनों का डायमीटर निकाल सकते हो। तो आपके पास फोर्थ एंड फिफ्थ फ्रिंज का डायमीटर आ गया, ठीक है। तो उसके इसमें फोर्थ ये क्या होगा, 5 होगा, ये 4 होगा, p इजकल टू 5, q इजकल टू 4। और उस केस में आप लोग जो है लैम्डा निकाल सकते हो, ठीक है। लैम्डा विल बी डी पी स्क्वायर डी क्यू स्क्वायर 4 p माइनस क्यू आर। अब रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी लेंस का मोस्ट ऑफ द टाइम आप एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्फेरोमीटर, स्फेरोमीटर का यूज करके निकाल सकते हो। तो आपके पास इस तरह की सारी वैल्यूज हैं। तो आप लोग ये मुझे बता सकते हो, अगर मैं आपको ये इंटरफेरेंस पैटर्न दूं और आपको एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप दूं, तो ये न्यूटन रिंग्स को आपको देख के बता सकते हो कि अगर मैं आपको आपको ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, सो आप लोग ये पर्टिकुलर फॉर्मूला लगा के जो ये लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, उसका वेवलेंथ क्या है आप लोग ये निकाल सकते हो। ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली आप लोगों के लैब में है, जहां पे आप इधर मर्करी लैंप या सोडियम लैंप का यूज कर सकते हो। दोनों के केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग है। तो मान लीजिए मरकरी के लिए ये है, सोडियम के लिए है, और आप लोग इस एक्सपेरिमेंट का यूज करके बहुत हद तक बहुत क्लोजली इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को निकाल सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आप लोगों की बुक में एक और केस दिया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एन को 1 लिया था एयर के लिए, बट अगर मान लीजिए एयर की जगह इन दोनों के बीच में कोई और मटीरियल है, मान लीजिए पानी है या कोई और लिक्विड है, तो उस केस में आप लोग को यहाँ पे एन पुट करना पड़ेगा। और अगर आप एन पुट करें तो सारे के सारे जो फॉर्मूलाज हैं सभी में एन आएगा। एंड फाइनली आपके पास इस फॉर्मूला में भी एन का फॉर्म आएगा कहीं पे। आप लोग एक बार अपनी बुक में प्लीज देख लीजिएगा, इट्स नॉट हार्ड। आपको सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूला के नीचे इनपुट करना है। अगर आप यहाँ इनपुट करोगे तो यहाँ भी एन आएगा, यहाँ पे भी एन आएगा, यहाँ पे भी एन आएगा, और उसका यूज करके आपके पास यहाँ पे भी एन आएगा, राइट। यहाँ पे एन आएगा, यहाँ पे एन आएगा। उसका यूज करके आप लोगों ने फाइनल फॉर्म निकालना है। तो उस केस में क्या है, मान लीजिए आपको लैम्डा भी पता है, तो आप लोग एक्चुअली मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। तो उस केस में कहीं पे एन आएगा, और आप लोगों के पास मान लीजिए, अगर मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि एन कैसा आएगा, तो यहाँ पे एन आया, यहाँ पे एन आएगा, सो यहाँ पे भी एन आएगा, यहाँ पे भी एन आएगा। एंड उस केस में आप लोगों के पास मान लीजिए मैं एन को ऊपर यहाँ पे लैम्डा बाई एन आ गया। तो अगर मुझे एन निकालना है तो मुझे एन विल बी लैम्डा टाइम्स, इसको मैं पूरा उल्टा कर देता हूँ, उस तरफ जाऊँगा, 4 पी माइनस क्यू आर अपॉन डी पी स्क्वायर माइनस डी क्यू स्क्वायर, राइट। तो अगर आपको ऑलरेडी लैम्डा पता है कि इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी क्या है, आपको ये सब चीज़ें आप लोग निकाल सकते हो, और रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, तो आप लोग जो बीच का मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हो, ओके। तो बस यही आपके पास केस था। एंड फाइनली आगे बढ़ने से पहले, मतलब जो इस लेक्चर को मैं यहाँ पे क्लोज करना चाहता हूँ कि यहाँ हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों के पास जब भी प्लेन शीट होता है, मतलब जैसे थिन फिल्म का केस था, जहाँ पे आपके पास ऐसा कोई मटेरियल है जिसकी थिकनेस कांस्टेंट है, तो वहाँ पे आप लोग इंटरफेरेंस जो फ्रिंजेस हैं, जो कि आपको हेडिंजर फ्रिंज दे रहे हैं, जो कि सबका सबसे पहला केस था, राइट। तो ये आपको हेडिंजर फ्रिंजेस हैं, वो आपको फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन देते हैं, और आपके पास जो फ्रिंजेस हैं रिफ्लेक्ट होके, क्योंकि फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन एक कोनिकल शेप बनाते हैं, और वो जब कोनिकल शेप नीचे ग्लास पे फॉल करता है, तो उस कोन का जो नीचे का एरिया होता है दैट इज योर सर्कल, राइट। वही सर्कल जब ऊपर जाके इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहा है, तो वो आपके पास सर्कुलर शेप में फ्रिंजेस देगा, और ईच फ्रिंज कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ फिक्स्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसीलिए उन्हें आप लोग फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन बोलते हो। इस पर्टिकुलर केस में अगर आप लोग एक नॉर्मल इंसिडेंस करो, और आप लोग फॉर्मूला को देख रहे हो कि फॉर्मूला में क्या है, कॉस आर, इफ योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो, योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल ऑल्सो बी जीरो। उस केस में क्योंकि आपका जो पूरा जो अगर आप लोग पार्ट डिफरेंस के फॉर्मूले पे ध्यान देते हो, दैट इज 2 nt cos r, r will be 0, so cos 0 is 1, so you will have only 2 nt. In that case, n is fixed, your t is fixed, and your path difference is fixed. Since your path difference is fixed, you will not get any interference pattern, क्योंकि आपके दो waves के बीच में path difference constant है, और आपके पास इंटेंसिटी जो है, क्योंकि इंटेंसिटी पार्ट डिफरेंस में मैटर के पे डिपेंड करती है। अगर पार्ट डिफरेंस कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी फिक्स्ड रहेगी, चाहे वो ब्राइट हो, चाहे वो डार्क हो, चाहे वो इन दोनों के बीच का हो, आपका इंटेंसिटी चेंज नहीं होगा, आपको फ्रिंजेस नहीं मिलेंगे। तो सेम थिकनेस वाले मटेरियल पे नॉर्मल इंसिडेंस पे आपको कोई भी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा, ओके। जब एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा नॉन जीरो, तब आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, ओके। बट जैसे ही आपके पास ऐसा कोई फिल्म आती है, या ऐसा कोई रीजन आता है जहाँ पे थिकनेस जो है वो फिक्स नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास नॉन पैरेलल फिल्म थी, उस केस में अगर आप लोग नॉर्मल इंसिडेंस भी करते हो, तब आपको तभी भी आपको फ्रिंजेस मिलेंगे। और इस पर्टिकुलर केस में जहाँ आपके पास जो मटेरियल के जो बाउंड्रीज हैं वो दोनों एक एंगल पे मिल रही हैं, राइट, दोनों बाउंड्री फ्लैट है, और फ्लैट होने के बाद एक एंगल भी मिल रही है, जिसे आप लोग थिन वेज बोलते हो, उस केस में आपको स्ट्रेट लाइन के इंटरफेरेंस पैटर्न मिलते हैं, जो कि
एक्चुअली थिकनेस पे डिपेंड करते हैं, राइट? क्योंकि आपका थिकनेस वेरी हो रहा है, अगर आप लोग नॉर्मल इंसिडेंस करोगे तो आपका आर जीरो हो जाएगा और आपका इवन आपका जो फाइव होता है वो कांस्टेंट है। द ओनली थिंग इज दैट इज वेरिंग, दैट इज थिकनेस। तो आपके पास जो भी फ्रिंजेस निकल के आ रहे हैं वो एक मान लीजिए एक मिनिमा है, वो एक पर्टिकुलर थिकनेस पे डिपेंड करेगा कि किस थिकनेस पे लाइट इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट हुई है और वहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, राइट? सो दीज फ्रिंजेस जो कि आपके पास फ्लैट फ्रिंजेस होते हैं, दीज फ्रिंजेस आर कॉल्ड फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस, क्योंकि एक फ्रिंज जो है, एक पर्टिकुलर फ्रिंज चाहे वो मैक्सिमा हो मिनिमा हो, वो इस वेज के एक पर्टिकुलर थिकनेस की वजह से इंसिडेंट होके जो इंटरफेरेंस दे रहा है उससे निकल के आ रहे हैं, और इन्हें आप लोग फिजॉस फ्रिंजेस बोलते हैं, क्योंकि फिजॉ ने एक्सपेरिमेंट किया था। एंड हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव किया कि हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर आप लोगों के पास एंगल ऑफ जो आपके पास इस वेज का एंगल स्मॉल है, तो आपका जो फ्रिंजेस के बीच में डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी। यू कैन इजीली चेक दिस यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला ऑफ फ्रिंज विड्थ। यहाँ पे फ्रिंज विड्थ जो है वो कांस्टेंट है। रिमेंबर यहाँ पे जो एन है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट नॉट जो आपके पास जो इंटीजर आता है एम टाइम लैम्डा, वो नहीं है। तो एन इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो द ओनली थिंग विच इज चेंजिंग हियर, यहाँ पे आपके पास ये है फाई, और फाई आपका क्या है, फाई इज द एंगल ऑफ वेज। जैसे आप लोग एक ऐसा वेज यूज करते हो जो कि थोड़ा सा ज्यादा एंगल वाला है, तो उस केस में आपके पास जो फ्रिंजेस है क्लोज आते हैं, क्योंकि फाई आपके पास अपॉन डिनोमिनेटर में, राइट? तो फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ वेज, ओके? सो एंड फाइनली, अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई मटेरियल है, जैसे कि न्यूटन रिंग्स के केस में आपके पास क्या हो रहा है कि आपके पास ऐसा कोई वेज है जो कि दो फ्लैट रीजन से नहीं मिलके बना है, बल्कि वहाँ पे आपके पास थिकनेस जो है वो लीनियरली वेरी नहीं कर रही है, वो आपके पास अलग तरीके से वेरी कर रही है। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपके पास जो यहाँ पे जो वेज बन रहा है वो दो स्ट्रेट लाइन को मिलकर बन रहा है, जबकि न्यूटन रिंग्स में आपका वेज जो है नीचे ग्लास है तो वो फ्लैट लाइन है, बट ऊपर प्लेनो कन्वेक्स लेंस की वजह से एक सॉर्ट ऑफ सर्कुलर आपके पास सेक्शन है या आर्क सेक्शन है, और वहाँ पे आप लोग थीटा डिफाइन नहीं कर सकते, राइट? तो वहाँ पे थिकनेस जो है वो लीनियरली वेरी नहीं हो रही है। तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोगों ने देखा जब आपके पास कोई ऐसा स्फेरिकल रीजन या उस स्फेरिकल रीजन के वजह से जो बीच में आपके पास एयर पॉकेट बन रहा है, उस एयर पॉकेट की वजह से जो आपके पास इंटरफेरेंस पैटर्न निकल के आता है दैट इज ऑफ सर्कुलर शेप, राइट? एंड अगर मैं आपको फाइनली ये चार इमेजेस दिखाऊं, आपके पास मान लीजिए फर्स्ट केस में फ्लैट इंटरफेरेंस पैटर्न आ रहा है, सेकंड केस में आपके पास सर्कुलर फ्रिंजेस आ रहे हैं जहाँ पे सेंटर आपका बिल्कुल बीच में है, आपके पास यहाँ पे भी सर्कुलर फ्रिंजेस आ रहे हैं पर सेंटर आपका बिल्कुल एज पे है, और फाइनली आपके पास थोड़े से जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो बहुत ही रैंडम आ रहे हैं, बट आप लोग थोड़ा सा देख सकते हो कि आपके पास 1 2 3 पॉइंट पे ऑलमोस्ट सेंटर नजर आ रहा है, ठीक है? तो फर्स्ट केस में क्योंकि आपके पास फ्लैट लाइन आ रहा है, तो दीज आर लाइक योर फिजॉज इंटरफेरेंस पैटर्न। तो यहाँ पे आप लोग ये एक्सपेक्ट करोगे, मैं बिना देखे आपको बता सकता हूँ कि ऊपर और नीचे का जो सरफेस है वो दोनों फ्लैट होंगे, और दोनों के बीच में एक स्मॉल एंगल पुट किया हुआ है, वेज शेप बनाया हुआ है, क्योंकि वेज शेप की वजह से ही आपके पास ऐसे फ्लैट फ्रिंजेस आते हैं। सेकंड केस में क्योंकि आपके पास सर्कुलर फ्रिंजेस आ रहे हैं, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो ऊपर का मटेरियल है दैट इज ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस, जिसका सेंटर बीच में टच हो रहा है और आपके पास न्यूटन रिंग्स निकल के आ रहे हैं। एंड थर्ड केस में आपके पास सर्कुलर फ्रिंजेस हैं, बट जो सेंटर है वो बिल्कुल एज पे है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इस सेटअप को अगर मैं बीच से कट करता हूँ, राइट, 2 मिनट के लिए इस वाले पार्ट को भूल जाइए, तो ये एंड ये इंटरफेरेंस पैटर्न सेम है। तो इफ़ यू एज्यूम कि ये वाला पार्ट टच होने की वजह से आपका जो सेंटर जो बिल्कुल इन सर्कुलर रिंग्स का सेंटर यहाँ पे आ रहा था, तो आई एज्यूम कि ये दोनों सरफेस ऊपर और नीचे का जो सरफेस है इस पॉइंट पे टच हो रहे हैं, और ये एक्चुअली प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का हाफ पार्ट है, हाफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे टच हो रहा है, और आपको इसीलिए आपको सिर्फ हाफ इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है। फाइनली इस केस में मैं आपको बोलता हूँ कि ये बहुत इरेगुलर सरफेस है, बट यू कैन क्लियरली सी कि कहाँ कहाँ पे टच हो रहा है। इस पॉइंट पे ये दोनों सरफेस टच हो रहे हैं, इस पॉइंट पे ये टच हो रहे हैं, एंड फाइनली मे बी इसके अराउंड भी टचिंग है। जहाँ जहाँ आपके पास टच हो रहा है वहाँ पे आपके पास जो इरेगुलर जो न्यूटन रिंग्स है वो आ रहे हैं, बट उनका सेंटर आप क्लियरली मेंशन देख सकते हो, ओके? तो इन इंटरफेरेंस पैटर्न्स को देख के आप क्लियरली ये बता सकते हो कि जो बीच के इन दोनों जो बीच का जो भी एक थिन फिल्म का रीजन है वो किस शेप का होगा, ओके? तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न आपको काफ़ी कुछ बताते हैं, और इनका यूज़ काफ़ी जगह और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों में होता है। सो फिलहाल के लिए विद दिस फाइनल क्लोजिंग रिमार्क आई वुड लाइक टू क्लोज दिस चैप्टर। तो ये आपका न्यूटन रिंग्स का जो डिस्कशन है इस लेक्चर के साथ ओवर होता है, एंड थैंक यू।